वेलकम टू एजेसी। यहाँ का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों, मैं आदित्य जवर आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑफर। हम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चल रहा है। उसके अंदर हमने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी बारीकियां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जानी थी। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ऑफर से कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग सीखेंगे अलग अलग कितने प्रकार के ऑफर होते हैं। इसके बाद आगे का जो टॉपिक रहने वाला है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कंसेंट क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑफर, ऑफर क्या होता है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जाना था। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसी को भी प्रपोज करते हैं। बेटा प्रपोज करने का, प्रपोज करा, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्टेंस अभी बाद में सीखते हैं, पहले प्रपोजल तो सीख ले बे कि प्रपोज किस किस तरह से होता है। तो उसके लिए टाइप्स ऑफ ऑफर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुननेगा। सबसे पहला है जनरल ऑफर। अब इसको लर्न कैसे करना है वो ध्यान से समझना। SC ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जी, या SC²G, ऐसे जैसे तुमको याद रखना है SC²G, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। सबसे पहला एस से आप स्टैंडिंग ऑफर कह सकते हो, एक आप लोग क्रॉस ऑफर कह सकते हो, एक एस से आप लोग स्पेसिफिक कह सकते हो, ये रहा दिया भाई है, और एक है काउंटर ऑफर, और जी का मतलब होता है जनरल ऑफर। कुल मिला के 5 प्रकार के ऑफर होते हैं, याद रखना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, घर पे जाके वापस नोट्स बना रहे हो, रिटर्न नोट्स वापस ये देखकर घर पे जाके रिटर्न नोट्स बनाना खुद के, ये तो है ही है, बट खुद के रिटर्न नोट्स आपको लोगों को काम आएंगे, वो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, स्टैंडिंग ऑफर, काउंटर ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। सबसे पहले इसके अंदर जनरल ऑफर के अंदर सबसे मेन केस लॉ है मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। कल मैंने आप लोगों को इस केस लॉ के बारे में बताया था, आज थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ। हुआ ये था, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक न्यूज़पेपर के अंदर, मतलब एक नहीं बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर एक रिवॉर्ड रखा था कि जिस भी पर्सन को अगर मेरी गोली खाने के बाद, स्मोक बॉल्स जो उन्होंने खाई है उसके बाद अगर फ्लू हो जाता है तो कंपनी उसको 100 यूरोज देगी। उन्होंने ये सब कुछ लिख दिया था। एक लड़की नहीं, औरत मिसेस कार्लिल, उन्होंने उनके कहने के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से वो गोलियां खाई, उसके बावजूद भी उनको फ्लू हो गया। पता चला, वो गई कंपनी के पास, कंपनी को बोला भाई तुमने बोला था कि खाने के बाद अगर हो गया तो लफड़ा, ठीक है, अगर तुमको कुछ खाने के बाद लफड़ा हो गया तो भैया हम तुमको 100 यूरो देंगे। और ये बात है 1893 की। तुम कहोगे सर 100 यूरो में क्या होता है? 1893 में 100 यूरो बोले तो आज के तो करोड़ों रुपए हो गए। ठीक है, तो मैडम पहुंच गई वहाँ पर, बोले लाओ भाई पैसा दे दो। तब कंपनी ने मना कर दिया, बोले हमने तो तुमको कहा ही नहीं, हम तो तुमको जानते भी नहीं है। तो मिसेस कार्ली ने दलील दी, तुमने ऑफर निकाला था पूरी दुनिया के लिए, वो दुनिया में तो मैं भी आती हूँ, तो मैं तो ये ऑफर एक्सेप्ट कर ही सकती हूँ ना। तो उसने बोला नहीं तुम नहीं कर सकते, कंपनी ने सब बोला। तो कई कोर्ट के अंदर गई, कोर्ट के अंदर ऐसा हुआ, कोर्ट ने बोला भाई बिल्कुल सही बोल रही है औरत, तुमने पूरी दुनिया को ऑफर दिया था तो कोई भी बंदा पूरी दुनिया में से एक्सेप्ट कर सकता है, तुमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर दिया, और क्या, तो वो जीत गई केस। इसके अंदर एक और ऑफर आएगा, इसके अंदर एक और मेन केस लो है, उसका नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के अंदर भी आने वाला थोड़ी देर बाद। अभी सबसे पहले बाकी के ऑफर अपन चेक कर लेते हैं। बेटा काउंटर ऑफर क्या है? कभी आप लोग सब्जी मंडी गए हो? बताओ मेरे को, गए हो? सब्जी मंडी में जाते हो तो तुम्हारी मम्मी वहाँ पे क्या करती है? हाँ, क्या जवाब दिया? सब्जी खरीदती है। वेरी गुड, ठीक है। सब्जी वाले से क्या करती है? हाँ, ये होशियार अकेला बच्चा है पूरे क्लास में। बार्गेनिंग करती है, वो बोलता है 100 रुपये, मम्मी आती है 50 रुपये, है ना। वो बोलता है 100, मम्मी बोलती है 50 रुपये। फिर वो बोलता है नहीं 50 में तो नहीं आएगा, 80 रुपये, मम्मी बोलती है नहीं, लास्ट में 60, बोले ठीक है ले जाओ। तो ये बार्गेनिंग है, काउंटर ऑफर काइंड ऑफ। उसने ऑफर दिया, तुमने दोबारा ऑफर दिया, तुम्हारा ऑफर उसने रिजेक्ट किया, उसने तुम्हारा दूसरा ऑफर दिया, भाई मैं इतने में बेच दूंगा। तो अलग अलग है। ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। कुछ वेरिएशन कर देगा, बोले मेरे को 100 में नहीं खरीदना, मेरे को इतने में खरीदना है। जब भी कुछ काउंटर आप कर रहे हो, ठीक है, सामने से कंडीशनल एक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने बोला सर एक लाइट खरीदोगे, मैंने कहा लाइट तो खरीद लूंगा, कितने में? बोले 100, मैंने कहा नहीं 100 में नहीं, 80 में खरीदूंगा।
और वो भी 2 लाइटें एक साथ खरीद लूँगा, 160 में दे दिला। उसने मेरे को एक का ऑफर दिया था, मैंने 2 बनवा लिया, प्राइस भी कम करवा दिया, तो मैंने कुछ ना कुछ तो उसको ऑफर में वेरिएशन किया है, तो इसे वेरिएशन को कहते हैं काउंटर ऑफर। ठीक है, अब आता है स्टैंडिंग ऑफर, जो ऑफर एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है। इसमें मेन है जो टाइम के लिए ओपन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा, देखो दिखाता हूँ, कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, कई बार आप लोगों ने जैसे ऑफर वैलिडिटी दिन 31 दिसंबर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ हो, तो इमेज में जाऊंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये रेट है और ये ऑफर है टिल 31 दिसंबर, न्यू ईयर काउंटडाउन ऑफर फॉर सेलेक्टेड मॉडल 0 डाउन पेमेंट, ये एक ऑफर है, लिख भी दिया टिल 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर तक जो जो आएगा उनको हम ऑफर दे देंगे। ये एक तरह का क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, स्टैंडिंग ऑफर है। मतलब अगर 31 दिसंबर से पहले तुम उस कंपनी के अंदर पहुंच गए, उस कंपनी के बाद पहुंच गए, जैसे अभी अपने यहाँ एजे क्लासेस में ऑफर चल रहा है कि भाई कोई भी बच्चा 30 अप्रैल से पहले पहले ऑनलाइन में एडमिशन लेता है तो उसको फीस के अंदर फ्लैट 20% ऑफ दिया जाएगा, ऑनलाइन एडमिशन ओनली। ठीक है, नो ऑफलाइन एडमिशन। ऑल ओवर इंडिया से जो भी ऑनलाइन एडमिशन लेता है उसको 30 अप्रैल तक अगर वो कोर्स खरीदता है तो उसको फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है। तो ये एक तरह का क्या है, स्टैंडिंग ऑफर है। 30 अप्रैल तक जो भी बच्चा मेरे पास आएगा तो मेरे को उसको देना ही पड़ेगा, मैं मना तो नहीं कर सकता भाई आपने तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने ये ऑफ़र बोल दिया है। अब आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, वो एक डायलॉग नहीं सुना आपने, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं और ये बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या तू मेरी गाड़ी खरीदेगा? सर मैं खरीदने तैयार हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को दे दो। ये बीच में बोला, मैंने कहा बीच में ना बोल, ठीक है, मैं इससे बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये है लड़का और ये है लड़की, ड्राइंग जज नहीं करने का, ठीक है, भावनाओं को समझो। सो ये है लड़का, ये है लड़की। अब फॉर एग्जाम्पल इस लड़के ने इस लड़की को प्रपोज किया, विल यू मैरी मी? ये बीच में थोड़ी चप चप कर रही थी, है मैं कर लूँगी मेरे को चलेगा। ये लड़का बीच में बोला, है तेरे से नहीं पूछा है, बीच में नहीं बोलने का। अब हुआ क्या, इस लड़की ने तो मना कर दिया, बोला रिजेक्ट, चल भाग यहाँ से। तो ये लड़का बोलता है अरे अच्छा तुम तो रेडी हो ना, तुम कर लो, एक काम करो, तुरंत ही पलट गया। ये लड़की ने बोला चल भाग यहाँ से तू अब, क्योंकि जब मैंने तुमको ऑफर दिया था, स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया था, तब वो स्पेसिफिक पर्सन ही जवाब दे सकता है, दूसरा वाला नहीं दे सकता है। ठीक है, अब इसने इसको बोला, इसने बोला मैं कर लूँगी, तो इसने ऑफर दिया था एक तरह से, बस इसने रिजेक्ट कर दिया उस वक्त। अब ये भी वापस रिजेक्ट कर सकती है, आगे आएगा डिटेल में। मतलब जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही ऑफर देते हो तो वह स्पेसिफिक पर्सन ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कानून में लिखा हुआ है। बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस है, बोल्टन है, TEN, बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस है, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस ऑफर्स, सर ये क्या होता है? जब टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर एट द सेम टाइम, इट इज नॉट बाइंडिंग। अरे सर ये क्या है? जब दो पार्टी एक दूसरे को एक जैसे ही ऑफर करते हैं, जब दो पार्टी एक दूसरे को एक जैसे ही ऑफर करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम लोग एक दूसरे का ऑफर यही आने वाला था, तो उसे क्रॉस ऑफर कहा जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, ये मुझे ऑफर कर रहा था, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे? ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सुना नहीं ढंग से, मैंने ही ऑफर दिया, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी बेचोगे? इसने मना कर दिया। इस बार समझना, बात को समझना, इसने मुझे पहले यही ऑफर किया, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे? मैंने ढंग से सुना नहीं था कोई कारण की वजह से, मैंने वापस से वही ऑफर किया, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे? तो कहीं ना कहीं मीनिंग तो सेम ही है, बट फिर भी ये मना कर देगा तो मैं बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि जब इसने मुझे ऑफर किया था तब मैं वो सुन ही नहीं पाया था, और मैं सुन नहीं पाया मतलब वो
एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। अब ये ऑफर गया, ये रिजेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाइंडिंग नहीं होगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल होता है, दूसरा एक और एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूछा क्या तुम मुझे अपनी बुक बेचोगे, क्या तुम मुझे अपनी बुक बेचोगे। सामने वाले ने वापस मुझे बोला मैं तुम्हें बुक तो बेचूंगा, लेकिन क्या तुम मेरी बोतल खरीदोगे उसके बदले में एक और। मतलब मैंने उसको ऑफर किया, उसने मुझे ऑफर किया वापस किसी और चीज के लिए, तो ये क्रॉस ऑफर कहलाता है, आमने सामने ऑफर। मेरे पूछा क्या तुम मेरी लॉ की बुक खरीदोगे, मैं तो खरीद लूंगा, क्या तुम मेरे अकाउंट की बुक खरीदोगे, क्रॉस ऑफर। मतलब ये ऑफर तभी बाइंडिंग होगा जब मैंने इसकी बुक खरीदी और इसने मेरी बुक खरीदी, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब मैं तो करने तैयार हूं, लेकिन क्या तुम ये करोगे तब मैं ये करूंगा, समझ गए, उसे क्रॉस ऑफर कहता है। अब ऑफर होने के लिए क्या क्या जरूरत है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। पहला, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, आपस में लीगल रिलेशन होने जरूरी है। सोशल इन्विटेशन इज नॉट अ लीगल रिलेशन। एग्जाम्पल, मैंने तुम सबको इनवाइट किया, न्योता दिया, आज शाम को मेरे घर पे पार्टी है, मेरे 10K फॉलोवर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, मतलब 11 हो गए अब तो, एक एग्जाम्पल है भाई, 10K फॉलोवर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, आज सबको मैं मेरी तरफ से पार्टी दे रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आशीष नहीं आया, मैंने लेके अगले दिन केस ठोक दिया, बुलाया था तो भी नहीं आया तू, मैंने तेरे को बुलाया तो भी तू नहीं आया मेरे घर पे, केस चलेगा ये केस। तुमको किसी के शादी का न्योता है, तुम नहीं जाओगे तो कुछ केस ठोकेगा तुम्हारे ऊपर, बोले मेरी एक प्लेट बिगाड़ दी तुमने, मैंने काउंट करा था तुम लोगों को, तुमने मेरी एक प्लेट बिगाड़ दी, ले केस। होगा ऐसा कभी? बोले सर हमारा तो उल्टा है, नहीं देते तो भी हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो आंसर है सोशल इन्विटेशन कभी भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता है। लीगल रिलेशनशिप तभी होता है जब कोई वस्तु हो जिसके अंदर कोई आप केस ठोक सको। अब सोशल इन्विटेशन इवन एक्सेप्ट भी कर लिया फिर भी नहीं गए, नॉट ए लीगल रिलेशन। ऑफर सर्टेन होना चाहिए। क्या तुम फॉर एग्जाम्पल तो लाइट खरीदोगे, अब लाइट कौन सी वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, कौन सी लाइट है, क्लियर है? ऑफर इज नॉट क्लियर। क्या तुम बॉटल खरीदोगे, बॉटल बताया भी नहीं, फिर बोला ये वाली बॉटल खरीदोगे, अब ये स्पेसिफिक है, बरोबर है, सर्टेन है। ऑफर एकदम स्पेसिफिक, सर्टेन, डेफिनेट, अनक्लियर नहीं होना चाहिए कभी भी। इट मे बी कंडीशनल। मैंने तुमको बोला क्या तुम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे कैमरा खरीदोगे, तुमने बोला यस, बट मैंने कंडीशन लगा दी, कैमरा वही खरीद सकता है जो मुझे कैश में पेमेंट देगा, कंडीशन लगा दी। तुमने वो कंडीशन के साथ अगर कैश भरने तैयार हो तो मेरे को तुमको देना पड़ेगा, बट तुम बोले सर हमारे पास तो कैश नहीं, यूपीआई है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका, तो क्या हो क्या सकता है, कुछ नहीं हो सकता। फिर ऑफर कंडीशनल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको ऑफर दिया, क्या तुम मेरा मोबाइल खरीदोगे, बट 1 महीने बाद दूंगा, चलेगा? बोले हाँ चलेगा, कंडीशनल ऑफर था, तुमने तो भी एक्सेप्ट करा है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इट मे बी कंडीशनल। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरर के द्वारा ऑफरी तक कम्युनिकेशन होना जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूं तुमको, मैं तुमको फोन पे बोल रहा था बच्चे लोग क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, फोन पे बोल रहा, बीच में लाइन में टिक 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 टू 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 हो रहा शुरू हो गया था, तुमको कुछ सुनाई नहीं दिया, तो क्या ये कम्युनिकेशन हुआ तुम्हारे को? नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुमको ऑफर दे रहा हूँ, क्या तुम ये लाइट खरीदोगे, बीच में इधर से ड्रिलिंग की इतनी जोर से आवाज़ आ रही है कि तुमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऑफर कम्युनिकेशन हुआ तुमको? नहीं हुआ। ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है एक्सेप्ट होने के लिए, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। उसका एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का एक केस था। इसमें क्या हुआ था चलो समझते हैं। गौरीदत्त नाम का एक मालिक था, गौरीदत्त नाम का एक मालिक था,
उसने अपने सर्वेंट किसको, लालमन को, उसने अपने सर्वेंट लालमन को भेजा, बोले जा मेरा भतीजा घूम गया है, जा इसको ढूंढ के लेके आ। लालमन बेचारा यूं यूं करके गया, लालमन गया, पूरे गांव में ढूंढ रहा था, नेफी इधर उधर खेल रहा होगा कहीं पे। इस दौरान गौरी दत्त ने एक बड़ा सा पोस्टर छपवा दिए सब जगह, बोले जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसे 5 लाख का इनाम। ठीक है, उसे 5 लाख का इनाम। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो, लालमन वो बच्चे को लेके आ गया, लालमन लेके आ गया, बच्चे को दे भी दिया। फिर उसने पोस्टर देखे, अरे मालिक ने तो ऑफर निकाला था। फिर मालिक के पास पहुंच गया, मालिक 5 लाख रुपए। मालिक ने बोला तेरे को पता था क्या पहले? बोले नहीं मेरे को तो पता है, मैं तो अभी आके पढ़ा है, ये तो अभी जस्ट आके। ओ, मालिक के साथ गद्दारी। ठीक है, मालिक के साथ गद्दारी। गौरी दत्त ने बोला 1 रुपया नहीं दूंगा, चल। उसने बोला ऐसे कैसे नहीं दोगे, आपने खुद ने लिखा है इधर। मालिक ने बोला, बोले देख तू गया था तो तेरे को पता था? बोले नहीं पता था। तू इसकी वजह से ढूंढ के लाया? बोले नहीं मेरे को तो आपने बोला इसलिए ढूंढ के लाया। तो फिर पैसा किस बात का दूं तेरे को? बोले लेकिन आपने तो लिखा है ना, दूसरों को दे ही रहते ना आप। कोर्ट में गया मुद्दा, कोर्ट में बात हुई, बोले ये सब है लफड़ा। कोर्ट बोले तेरे को पता नहीं था? मैं बोले नहीं पता था, बाद में पता चला ना तेरे को। तो जब तू लेने गया था तो तू इस वजह से गया था 5 लाख रुपए मिल रहे? बोले नहीं, वो तो मालिक ने बोला था इसलिए गया था। तो बोले तेरे को ऑफर कम्युनिकेट कहाँ हुआ है? तेरे को ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ, फिर भी तूने तेरा काम करा है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर होना जरूरी है, ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है, प्रॉमिस होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है, लीगलिटी होनी जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अबे यहाँ पे तो ऑफर ही नहीं है, तो एक्सेप्ट कहाँ से होगा? तुझे तो बाद में पता चला था ना यार। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के अंदर जनरल ऑफर था, पूरी दुनिया में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। उसमें पूरी दुनिया में लालमन शुक्ला भी आता है, लेकिन दिक्कत क्या थी, लालमन को पता बाद में चला था। यही अगर उसको पहले पता हो जाता तो डेफिनेटली उसको 5 लाख देने पड़ते। क्लियर है बात, समझ रहे हो? क्लियर है, ओके। अब अगला सवाल, सर ऑफर बनने के लिए क्या क्या खूबियां होनी जरूरी है? सर ऑफर बनने के लिए क्या क्या खूबियां होनी जरूरी है? ऑफर बनने के लिए क्या क्या खूबियां होनी जरूरी? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोला गाड़ी खरीद ले, देख ले, छोड़ूंगा नहीं तो तेरे को, तो ये ऑफर है, ये धमकी है? ऑफर है या धमकी है? मैंने क्या बोला, गाड़ी खरीद ले नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को, दिस इज नॉट ऑफर। तो ये ऑफर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका विलिंगनेस, ऐसा जानना है, बोले क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, ताकि सामने वाला कुछ हाँ या ना बोल सके बेचारा। यहाँ पे तो तुम जबरदस्ती हाँ बुलवा रहे हो, उससे नहीं चलेगा वो बिल्कुल भी। ऑफर के अंदर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं मान लूंगा कि तुमको एक्सेप्ट है। तुमने अगर मुझे आज रात 12 बजे तक जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें एक्सेप्टेंस है। ऐसा नहीं हो सकता है, या तो हाँ बोलेगा इंसान या ना बोलेगा इंसान, ऐसा मानने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऐसा होता है कि कभी तुमने अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे हाँ नहीं बोला तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हारी हाँ है। पुरानी फिल्मों में होता था, अगर तुम 24 घंटे के अंदर मेरे पास नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है। पुरानी फिल्मों में होता था, नई फिल्मों में ऐसा होता है? देखा तुमने भी? सेंसिबल बातें करते नए लोग, पुराने वाले नहीं बातें करते। दूसरी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तो मैंने पहले ही बोला सोशल वाला नहीं चलेगा। स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है, ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है? लिखा हुआ है 10,000 बोल रहा हूँ, फॉर लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर 10,000 में मिलेगा, जिसको भी लेना है ले लो। इस एक्सप्रेस से लिखा हुआ है, तुम जाके लेके आ सकते हो। 2 नंबर लिखा हुआ है बस के ऊपर, और तुम्हें पता है 2 नंबर वाली बस रेलवे स्टेशन तक जाती है, वो इम्प्लाइड ऑफर है। आ जा भाई बैठ जा, रेलवे स्टेशन जाएगी, बुला थोड़ी रहा है 2 नंबर रेलवे स्टेशन, ऐसे चिल्ला थोड़ी रहा है वो। और तुम समझ गए ना कि 2 नंबर वाली बस कहाँ जा रही है, रेलवे स्टेशन जा रही है, इम्प्लाइड ऑफर है वो। तुम ट्रेन में जाते हो, कोई बुलाता है ए मुंबई ऐसे चिल्लाता है कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन वाला का कोई चिल्लाता है, बट फिर भी तुम बैठ जाते हो। इम्प्लाइड ऑफर है
कि अगर ट्रेन में आप बैठ रहे हो तो टिकट तो खरीदना है, विदाउट टिकट तुमको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। इम्प्लाइड, तुम यहाँ पे आए बैठे, इम्प्लाइड है, तुम्हें पैसा भरना है, समझ रहे हो, इम्प्लाइड है वो, उसमें बोलना नहीं पड़ता है। टर्म्स डेफिनेट होने चाहिए, टर्म सर्टेन होने चाहिए। टैसिट नहीं, टैकेट, साइलेंट, वो भी एक ही है, टैकेट ऑफर साइलेंट ऑफर सेम ही है। टर्म्स मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो एकदम डेफिनेट होनी, सर्टेन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो, ट्रेन का जो भाड़ा होता है फिक्स होता है, या तुम्हारे लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा, ऐसा फिक्स होता है ना, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल निखिल गया उसके अंदर ट्रेन में, टीटी ने बोला कि तुमसे तो मैं ज़्यादा पैसा लूंगा, तुम करोड़पति हो, तुमसे तो ज़्यादा लूंगा, ऐसा होता है कभी? टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होने चाहिए वो एकदम सर्टेन, अचानक चेंज नहीं होना, मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद बोले हमने चेंज कर दिया, ये तो टर्म्स शुड बी वेरी क्लियर, टर्म्स शुड बी वेरी सर्टेन, टर्म्स शुड बी वेरी डेफिनेट, सिंपल। कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर कुछ इसमें स्पेशल टर्म्स है तो पहले से बताने जरूरी है सामने वाले को। स्पेशल टर्म कैसे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उसमें टर्म्स लिखा हुआ था, कोई भी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम फ्लाइट पकड़ रहे हो, फ्लाइट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मान लो एक्स्ट्रा लिखे हुए ऐसे कि कोई भी फ्लाइट के अंदर विदाउट, नहीं, हाँ, नुकीले वो पहन के नहीं आ सकता है, कैची लेके नहीं आ सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना फ्लाइट के अंदर, तो कोई ये सब चीज़ें लेके नहीं आ सकता। क्लियर है? तुम लेके गए मतलब तुम्हारी टिकट रद्द भी कर सकता है चाहो तो, टर्म्स क्लियर थे उसके, पहले से ही बता रहा है तुमको। अब आता है एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में बहुत फ़र्क होता है। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में बहुत फ़र्क होता है। कभी सेल में गए हो? अरे कई बार अपन जाते हैं तो साड़ी सेल ऑफर ऐसा लिखा हुआ रहता है, ऐसा बैनर पे 50% ऑफ, 50% ऑफ ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो जरूरी कि सारी की साड़ी साड़ियों पे 50% ऑफ मिल रहा है? कुछ पे देगा, कुछ पे नहीं भी देगा शायद। दूसरा एग्जांपल, कभी आपने देखा वो मैनेक्विन होता है ना, मतलब दुकान के बाहर एक पुतले लगे हुए होते हैं, देखो ये पुतला लगा हुआ है, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल साड़ी पहना के रखी है, साड़ी पहनी हुई है इसने, ठीक है, समझ जाने का। तो ये साड़ी पहनी हुई है, ये साड़ी बहुत भारी है, और इसके ऊपर एक मस्त ऐसा लिखा हुआ है, रेट ₹500, ठीक है, रेट ₹500 ऐसा बिल्ला मारा हुआ है। ओहो, तुमने कहा यार इतनी जोरदार साड़ी सिर्फ 500 रुपये में, चलो अंदर चल के देख के आते हैं, लेके आते हैं। अंदर गए, वो साड़ी को तुमने बोला ये इसने जो पहनी हुई ना ये वाली साड़ी दो, 500 रुपये में दे दो। बोले नहीं मैडम ये 500 की नहीं है, ये तो 5000 की है। वो इसके जैसी मतलब ऐसी दूसरी साड़ियाँ मेरे पास है जो 500 से चालू हो जाती है। तुमने बोला ये तो तुम गलत कर रहे हो, तुमने ऑफर लगाया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तुमको देना पड़ेगा। तो उसने बोला मैडम आपने जहाँ से पढ़ा है ना वहाँ से मैंने भी पढ़ा हुआ है, मैंने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, इसे इन्विटेशन टू ऑफर कहते हैं। मैंने तुमको इनवाइट किया है, तुम अंदर आओ, फिर तुम मुझे ऑफर करो, ये इनविटेशन टू ऑफर था। सिर्फ वो कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो इसने बुलाया तुमको बट जाओ मत अंदर, बिल्कुल मत जाओ, गलती मत करो तुम। अगर गए तो जरूर नहीं वो 500 में देगा, वो तो बोले अरे ये तो 50,000 वाली साड़ी है, ये तो सिर्फ हमने आपको बुलाने के लिए बुलाया था, 500 वाली भी आपको चाहिए 500 वाली, तो इनविटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है। कई बार अपन क्या होता है, आप फ्लिपकार्ट की सेल्स स्टार्ट होती है, आपने देखा हो फ्लिपकार्ट की सेल्स में वो क्या करता है, कई बार ऐसे लिखता है आईफोन स्टार्ट्स फ्रॉम 3XXXX, देखा हो कभी ऑफर में? उसमें फोटो लगाता है जरूर वो आईफोन 17 का, देखा कभी? नहीं देखा? क्या देखा है रे लाइफ में तुमने? हट,
फ्लिपकार्ट सेल्स आईफोन बिग बिलियन डेज प्राइस। देखो उल्लू बना रहा है, फोटो किसके लगा है, 16 प्रो लिख भी रहा है और ऊपर से लिखता है 69999। मेरे को दिलवा दो तुम, अगर 70,000 में 16 प्रो मिल रहा है तो अभी चाहिए मेरे को। जब उधर क्लिक करने जाते हैं बोले सर ये वाला तो मॉडल तो स्टॉक आउट हो चुका है, अब जो बचा है वो 90,000 वाला है। फिर बोलते थे सोल्ड आउट, फिर नया बोले ये तो 90,000 का है। क्यों क्यों करा उसने ऐसा, क्यों करता है वैसा, मज़ा आता है उसको, क्यों करता है वैसा बताओ? बुलाने के लिए, कहाँ बुलाने के लिए, उसके घर पे तो हाँ, उसकी साइट पे आप क्लिक करो, क्लिक करके वो खोलो, फिर चेक करो, ओ अच्छा ये वाला तो 90,000 वाला है, वो तो स्टॉक आउट हो गया। बुलाया, तुमने उसका स्टोर देखा, फिर तुमको कुछ और पसंद आएगा, तुम लेके चले जाओगे शायद। ब्लिंकिट जेप्टो तुमको बुलाता है, बोलता है आज टमाटर मात्र 9 रुपये। आता है कई बार स्विगी इंस्टामार्ट पे आता है टमाटर ओनली 9 रुपीज़। फिर तुम गए, क्लिक करा, फिर बोलेगा मिनिमम परचेज 499। जब 500 का परचेज करोगे तो 9 रुपये में टमाटर दे देंगे एक। वही वाली बात है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये इनविटेशन टू ऑफर था, सिर्फ ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है। देखो फोटो लगा दिए अलग अलग, बोलता है ये 39 का है, 49 का, ये 30 का। उल्लू बनाने की स्कीम है, इसे इनविटेशन टू ऑफर कहा जाता है। ये ऑफर नहीं है, ऑफर अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर। आप इनविटेशन टू ऑफर में आप ऑफर करोगे सामने वाले को, बोले मेरे को ये खरीदना है, बोलो आप प्राइस बोलो, तो तुमने ऑफर किया है बल्कि सामने, तो उसको एक्सेप्ट करेगा, तुम ले लेना फिर। इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर इज वे डिफरेंट। ऑफर तो एक्चुअल ऑफर ही होता है। एग्जाम्पल देता हूं तुमको, दूसरा एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा विला स्टार्ट होता है 25,000 रुपये से। आज ऑक्शन है इसका। ऑक्शन मतलब नीलामी, ऑक्शन मतलब नीलामी। बाहर बड़े बड़े बैनर लगा दिए, 25,000 में इतना बड़ा बंगला। वो डायलॉग नहीं है परेश रावल का, तेरा बाप यहाँ पे छोड़ के गया कि तेरी माँ, वो वाला डायलॉग ही है। 25,000 में कौन से काका जी बैठे जो तुमको इतना बड़ा विला दे देंगे, वो भी खरीदने के हिसाब से। तो बोलते नहीं ये तो ऑक्शन है, यहाँ से हमारी बोली चालू होगी एक्चुअली। तो बोली चालू होती है वहाँ से, वो चली जाती 2.5 करोड़ तक। फिर तुम गए उधर, बोला अरे तुमने तो बोला 25, भैया ऑक्शन था वो, ऑक्शन में बोली चालू करने का स्टार्ट हमारा 25,000 था। 25,000 में तुम्हें लगता है कभी कोई देगा? वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर था, क्योंकि 25 नहीं लिखेगा, तुमने पहले ही लिखा 2.5 करोड़ की विला, कौन आने वाला नीलामी में? फिर 25,000 की विला है तो आएंगे ना लोग नीलामी में। बस वही वाली कहानी है। वो इनविटेशन टू ऑफर था सिर्फ तुम्हारे बुलाने के लिए, आ जा भैया, आ जा चल। एन इन्विटेशन बाय कंपनी टू, हाँ आईपीओ निकालती कंपनी, वो एक तरह का इन्विटेशन है। तुम अपनी कंपनी में तुम हमारे को अप्लाई करो, मतलब तुमने ऑफर किया कि मेरे को तुम्हारी कंपनी का शेयर खरीदना है। फिर कंपनी बोलेगी अच्छा मैं दे दूंगा तेरे को। तुमने फॉर एग्जाम्पल शॉप की विंडो पे मस्त एकदम मैनिक्विन लगाया, वहाँ पे पुतला लगाया, बोले ये 500 रुपये। अबे 500 में थोड़ी देगा, वो तो सिर्फ तुमको अंदर बुलाने के लिए था। अब आता है एक मेन पार्ट, हार्वे वर्सेस फेसी का एक केस है। 1893 के अंदर ये केस हुआ था, हार्वे वर्सेस फेसी। इसमें हुआ क्या था, सुनो ध्यान से। प्लेंटिफ ने 2 क्वेश्चन पूछे थे। विल यू सेल अस द बम्पर हॉल पेन, मतलब मान लो तुम क्या हमको पेन बेचोगे क्या? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था, टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। कितने सवाल है? 2 सवाल है। पहला क्या है, विल यू सेल अस द बम्पर हॉल पेन, और दूसरा सवाल टेलीग्राफ द लोएस्ट प्राइस। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुम मेरे पास है, मेरा मान लो मोबाइल का धंधा है, तुमने पूछा क्या आईफोन 17 है क्या? मैंने कहा है। क्या आईफोन 17 बेचना है आपको? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तुरंत तुमने दूसरा सवाल पूछा, कम से कम प्राइस बोलो आईफोन 17 का कितना है? मैंने कहा आईफोन 17 का कम से कम प्राइस है 20,000 रुपये, 20,000 ओनली। बोले लाओ मेरे को दे दो, मेरे को खरीदना है 5 आईफोन का। मैंने कहा तेरे को बेचना नहीं मेरे को लेके। बोले तुम तो मुकर रहे हो, तुम तो मुकर रहे हो, मैंने तुमको बोला मेरे को खरीदने का है, तुमको बोलना ही पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मैंने सिर्फ और सिर्फ
तुम उसको क्या लगा कि तुम मैंने प्राइस बोला, इसका मतलब मुझे एक्सेप्ट ऑफर, तभी तो मैंने प्राइस बोला होगा, उसको ये लग रहा है। अबे मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भाई तूने 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल तूने पूछा था आईफोन 17 है क्या, मैंने जवाब दिया हाँ। दूसरा सवाल तूने पूछा क्या आपको आईफोन 17 बेचना है क्या, मैंने कहा मैंने जवाब दिया तेरे को, बोला नहीं दिया। तूने तीसरा सवाल पूछा आईफोन 17 का लोएस्ट प्राइस बोलो, तो मैंने बोल दिया। मैंने सिर्फ प्राइस कोट किया है, मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला कि मेरे को उस प्राइस पे तुमको बेचना है। समझे कहानी, कितना फर्क है वर्ड्स का, समझो। इसने सिर्फ 2 सवाल पूछे, क्या तुम मुझे अपने लोवेस्ट बम्पर हॉल पेन बेचोगे क्या, पहला सवाल। दूसरा सवाल टेलीग्राफ द लोएस्ट प्राइस। भाई ने फॉर एग्जांपल सेकंड का आंसर दे दिया 900 यूरो, बट उसने कहीं पे भी ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि मुझे ये बेचना है, मुझे ये बेचना है। अब सामने वाले को ये लगा इसने तो जवाब दिया है, इसने तो जवाब दिया है 900 में, तो ये बेचने तैयार है। उसने बोल दिया ओके आई वांट दिस ऑर्डर, उसने बोला आई डोंट वांट टू सेल यू, उसने लेके केस ठोक दिया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट करके तुम मुकर गए। तो उसने जवाब ये दिया, बोले सर आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट प्राइस का जवाब दिया था, आपको मैंने पहले वाले सवाल का कहीं पे जवाब ही नहीं दिया। तो जब जवाब ही नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर केस ही नहीं बनता है, खत्म, लीगल ऑब्लिगेशन खत्म हो गई। लोएस्ट प्राइस सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, वो कोई ऑफर नहीं होता है। तो इसका मतलब द डिफेंडेंट नेवर एक्सप्लिसिटली सेड यस दे आर नॉट बाउंड टू द प्राइस कोट। तुमने मुझे सिलेंडर, अभी बहुत वायरल चल रहा है मार्केट में सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, तुमने एलपीजी सिलेंडर पूछा एलपीजी सिलेंडर बेचना है क्या, मैंने जवाब नहीं दिया। तुमने बोला एलपीजी सिलेंडर का कितना प्राइस है, मैंने कहा बस 600 रुपये। तुमने बोला मेरे को चाहिए अभी के अभी दे दो, तुमने 600 रुपये बोला, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में है तुमको बेचना है। मैंने कहा तेरे को नहीं बेचना, मेरे को बेचना ही नहीं मेरे को तो। एक मिनट, समझे बात को, तुम्हारे दिमाग में है बेचना तो इसलिए तुमने प्राइस कोट किया होगा, मैंने कहा नहीं बेचना मेरे को तो। इसका मतलब आई एम नॉट बाउंड टू सेल। अब बोलो, तुमको डाउट था ना, डाउट था, हाथ ऊपर किया ना अभी ऐसे, अच्छा ऐसे रखा था, ठीक है। सिर्फ प्राइस कोट करना इज नॉट एन ऑफर। तुमने पूछा सर फाउंडेशन की फीस क्या, मैंने प्राइस कोट कर दी, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे को एडमिशन लेना ही है, मैं तुमको नहीं भी लूँ मेरी मर्जी है। प्राइस कोट करना इज नॉट द आंसर ना, मेरे को लेना ही लेना है, मैं मना भी कर सकता हूँ। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, और एक्चुअली क्या होता है वो अंदर बुलाने के लिए होता है ताकि तुम वापस हमको ऑफर करो और हम बिजनेस क्लोज कर सके, ऐसा। बाकी तो ठीक है, बाकी इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से जो थोड़ा बहुत है वो अपन अगला जो है ना उसमें करेंगे, ये वाले में नहीं, ठीक है। अरे अभी है लेक्चर है, एक्सेप्टेंस वाला पार्ट बाद में, ठीक है। उससे पहले ये आलिया रणबीर, ये लव लेटर नहीं है रे, लव लेटर नहीं है, इसे दिल बना दिया, इसका मतलब लव लेटर नहीं है। शाहरुख खान, बाबू राव, ये सब आपको बाद में सिखाएंगे अलग तरीके से, ठीक है। उससे पहले मैं आज आपको दूसरा कुछ पार्ट समझाता हूँ। दूसरा पार्ट है वो वाला, मैं एक बार पेंडिंग रखवा रहा हूँ, उसके बाद ये शुरू करवा रहा हूँ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, याद करो। ये कहाँ पे पढ़ा था, सेक्शन 10 में पढ़ा था, CFA-NOC पढ़ा था, बस उसी के आगे एक्सटेंशन आ रहा है ये वाला। सबसे पहला उसने बोला है कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट, कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेक्शन नंबर 11 में लिखा हुआ है 11 साल का आदमी क्या होता है, आदमी होता है बच्चा होता है, बच्चा, तो बच्चे की बात कर रहे हैं ये लोग। 11 में कौन है, बच्चा है, माइनर की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, उस दिन मैंने बोला था कौन कौन पर्सन कैपेबल है कॉन्टैक्ट करने के लिए, 3, जो मेजर हो, जो साउंड हो, और जो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द कोर्ट हो। तब आज अपन बात करेंगे सीधा का सीधा बच्चे की। द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। पहला माइनर, हु इज माइनर, एनीवन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज नोन एज माइनर।
क्या तुम्हारी शादी 18 साल से पहले करवाई जा सकती है? नहीं करवाई जा सकती। क्यों नहीं करवाई जा सकती है? क्योंकि तुम माइनर हो, तुम बच्चे हो, तुम्हारे में अभी इतनी अक्ल नहीं है कि तुम अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हो। ऐसा सरकार को लगता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द इनिशियल लेवल, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कभी भी किसी माइनर के साथ अगर आप एक्ट करते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो क्या होता है मेरे भाई? कभी भी किसी के माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो होता है वॉइड। वॉइड का मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। दोनों की दोनों पार्टीज केस नहीं कर सकती है। समझाता हूं एग्जांपल। मैं निखिल भाई के पास गया, निखिल भाई क्या तुम मेरे ये बंगला खरीदोगे? निखिल भाई ने बोला हाँ खरीद लेंगे। अब ये है छोटा, 17 साल का है। बोले सर पेमेंट तो दे दूंगा, 2 महीने का उधार दे दो। मैंने कहा अच्छा आदमी, दे देता हूँ यार, कोई बात नहीं। दे दिया। चलो ये बंगला तो बहुत बड़ी बात होगी, इसमें तो कोई ऐसा तुम भरोसा नहीं करोगे। दूसरा एग्जाम्पल नहीं, मैं पूरा सीधा एक केस ही देता हूँ, मजा आएगा तुमको। तुमको करोड़पति बनने का है। किस किस को करोड़पति बनने का है? सबको। हाथ ऊपर करो। जो नीचे करेगा उसका मतलब उसको करोड़पति बनने का है। पूरा पूरा, हाँ, आधा नहीं बनना है, पूरा बनना है अपन को। वेरी गुड। चलो आप लोगों को करोड़पति बनना है। आप में से माइनर कौन है? 18 साल के नीचे कौन है? ओके, तो तुम लोग बहुत जल्दी बन जाओगे करोड़पति। अभी बताता हूँ कैसे बनना है, ठीक है? कल से ही जाकर एक दुकान खोलो, ठीक है? एक दुकान खोलो बढ़िया सी, वहाँ पे अलग अलग लोगों से माल उधार पे खरीदो। जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनसे उधार में माल खरीदो। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ का माल खरीदो सीधा, ठीक है? फिर वो तुमसे पेमेंट लेने आएगा, फिर बोलने का नहीं दूंगा, जा जो करना है वो कर ले, नहीं दूंगा, ठीक है? आजकल वैसे भी बच्चे बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। कल का ही मैच देख लो, वैभव सूर्यवंशी, है ना? मैच देखा कल वाला किसी ने? वैभव सूर्यवंशी क्या खतरनाक खेला वो। बच्चा है, ऐसा बच्चा समझने की गलती सबने कर ली, उस बच्चे ने सबके धागे खोल दिए। बुमराह पहले बॉल पे 6 ठोकता है उसको, भुवनेश्वर पहले बॉल पे चौका। वो बेचारा सब, पूरी दुनिया, वो कौन सा बॉलर था कल, हेजलवुड, पूरी दुनिया डरती है उससे। वो भाई ने 6 4 4 6, बच्चा समझ लिया बेचारे की बच्चे की गलती हो गई। खैर ये बच्चे बहुत ट्रेंड में। तो मैंने तुमको जो बोला, आप क्या करो सीधा, ठीक है? आप क्या करो सीधा का सीधा एक मस्त दुकान खोलो, वहाँ पे करोड़ों रुपए का क्या करो, उधार पे ले लो। तुमको मान लो लोग उधार पे दे देते, बड़े बड़े लोग। एक एग्जांपल। फिर बोलने का पैसा नहीं, चल जाए यहाँ से, चल निकाल। बोले केस ठोक दूंगा, अभी के अभी ठोक, चल। उसको बोलने का अभी के अभी ठोक। उसने लेके के सही में ठोक दिया। कोर्ट में बुलाया तुमको, चिल्लाना शुरू हुए वो लोग, सर हमारा पैसा खा गए, ये सब जने से चिल्लाना शुरू हुए जोर जोर से, मेरा पैसा खाना शुरू हो, मेरा ये वो। बोले कितने का? बोले तुमसे पूछा, बोले कितने का? बोले सर ज़्यादा नहीं, 50 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा। जज साहब बोले क्यों नहीं दे रहे हो इसका पैसा? अभी के भी पैसा देना पड़ेगा। ये वो जज साहब भी बोलना शुरू हो गए। तुमने जज साहब को बोला सर प्लीज़ वॉल्यूम कम, प्लीज़ वॉल्यूम कम। फिर एकदम अपने वट में, जज साहब 17 साल, ओ भागो, चलो सब जन बाहर निकलो, सॉरी मैडम आपको अंदर बुलाया, जाओ आप तो बच्चे हो, जाओ। कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम क्या निकले? माइनर। तो माइनर के केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड शुरुआत से। ऐसा माना जाता है कोर्ट के द्वारा कि भाई जिन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो क्या बेवकूफ़ है? पहले एज तो चेक करनी चाहिए कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बच्चों के साथ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और तुमने किया है तब मरो तुम, हम क्या करें? कोर्ट भी हाथ खड़े कर देगा, बन गए तुम करोड़पति। अभी वक्त कम है, कितने दिन में होने वाले हो मेजर? 1-2 महीने में देख लो, अभी 2 महीने का वक्त है, कर लो। बहुत बढ़िया है, मस्त प्रोविजन है। ऐसे कर नहीं सकता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? सो
बट जनरली आपके ऊपर कोई केस ठोक नहीं सकता है, क्योंकि आप माइनर हो। आप माइनर हो तो जनरली आप कॉन्ट्रैक्ट करने के एलिजिबल हो ही नहीं। पहली बात तो जब एलिजिबल नहीं हो तो सीधी बात है कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है तो तुम्हारे को पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कानून के द्वारा कि जिसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस बंदे को तुम्हारे बारे में जानकारी होनी चाहिए थी पहले। आज मैं, ठीक है, आज मैं 18 साल से ऊपर हूं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जवाबदार हूं। केस ठोक सकते हो तुम मेरे ऊपर। एक समय था जब मैं भी माइनर था, ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा ही माइनर था भाई। मैं सीए फाइनल 16 साल में आ गया था। सीए फाइनल में 16 साल का था मैं, सिर्फ मात्र 16 साल का। और आप लोग अभी सिर्फ फाउंडेशन देने वाले हो। 16 साल का था सब, सिर्फ मेरे हर डॉक्यूमेंट मेरे पापा ने साइन किया था, एवरी डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं तो साइन करने के एलिजिबल ही नहीं था। मेरे हर डॉक्यूमेंट मेरे पापा साइन करते थे। तो सब जन जिसके यहाँ जाता था, क्या बात कर रहे हो, कोई नहीं, इतना थोड़ी होगा, कोई मानता ही नहीं था। तो मेरे तो लाइव मैंने जीता जागता एग्जाम्पल देखा है कि मेरे हर डॉक्यूमेंट मेरे पापा साइन करते थे गार्डियन के तौर पे। मैं कर ही नहीं पाता था, मैं माइनर था। मेरा नाम मेरे ऑफिस में माइनर पड़ा हुआ था। जिस ऑफिस में मैं काम करता था ना, वहाँ पे मेरा नाम था माइनर। मेरे को आदित्य के नाम से कोई नहीं बोलता था, माइनर इधर आ, इसी नाम से मेरे को चिढ़ाते थे पहले, ठीक है। सो मेरे साथ उस समय कोई भी कॉन्टैक्ट अगर करता तो वैलिड नहीं था, वॉइड अब इनिस होता। ऐसा ही केस लो, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये मेन केस लो था इसके अंदर। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस था, जहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद माइनर इज ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो। शुरुआत से वो क्या है, वॉइड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, धर्मोदास घोष एक एक्चुअली माइनर था, नाम से तो लग नहीं रहा बट है, ठीक है। डी अ माइनर, उसने मोर्गेज करवाया अपना घर 20,000 टू मनी लेंडर, बट द मोर्गेजी मनी लेंडर ने उसको 8,000 रुपये दिए। मनी लेंडर ने उसको 8,000 रुपये दिए। सब्सिक्वेंटली द माइनर हैड फाइल्ड अ सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। माइनर ने सूट, केस फाइल किया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। अब जवाब सुनना ध्यान से, held the contract is void as Mr. D is minor and therefore he is not liable to pay anything to the lender. कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो वो लायबल ही नहीं पैसा पे करने के लिए भी, बल्कि 8,000 दिए। कितना बढ़िया था ना। तो ये हुआ था माइनर के साथ। अब एक सवाल आता है बच्चों के मन में, सर वो मेजर हो गया जाएगा तब तो फिर उसको लोग मारेंगे, तब तो केस ठोक सकते हैं। तो आंसर इज, जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो तुम माइनर थे, तो आगे जाके उसको रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकता, मतलब वो चेंज भी नहीं हो सकता जब तुम मेजर भी बन जाओगे तो भी। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब तुम माइनर थे, तो वो आगे जाके चेंज नहीं हो जाएगा कि अरे अच्छा आज तो 18 साल का हो गया चलो चेंज हो गया। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है उस दिन की डेट देखी जाती है कि तुम माइनर हो कि मेजर हो। नो रेटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। माइनर कैनॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट, माइनर cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement ही void ab initio है, और void agreement है तो उसको रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, void है, दोनों ही पार्टी उसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब तुम बड़े भी हो जाओगे तो भी तुमको कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बिंदास, मैंने जो बोला शुरू हो जाओ, करोड़पति बन जाओगे। अब ध्यान से समझना, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, मतलब माइनर को बेनिफिट होगा तो बोलेगा दे दो, लाओ दे दो, जितना उतना दे दो चलो। और माइनर को नुकसान होगा, बोले मैं थोड़ी, मैं तो बच्चा हूँ। माइनर बड़ा होशियार है, कानून में भी उसके लिए होशियारी लिखी हुई है। बोले तुमको अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं असाइन करके जा रहा हूँ 50 लाख रुपए इसको, ये माइनर है, मैं 50 लाख रुपए इसको असाइन करके जा रहा हूँ कि मैं इससे मेरे को 50 लाख आने वाला था, मैंने कहा एक काम मेरे को मत दो, इसको दे दो, इसको दे दो। क्या ये दे सकती है? इसको दे सकती है क्योंकि असाइन मैंने ही किया है। बेनिफिट हो रहा है, हो रहा है, बेनिफिट में माइनर ले लेगा, बोले लाओ दे दो, जितना आ रहा होता है दे दो, सब दे दो। क्या मैं नुकसान में इसको भागीदार ठहरा सकता हूं? तो आंसर इज नो, इसको नुकसान में भागीदार नहीं ठहरा सकता। आपको याद हो तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी आपको पढ़ाया गया था कि माइनर वैसे तो पार्टनर बन नहीं सकता,
लेकिन माइनर को पार्टनरशिप में अगर बाकी सबकी सहमति हो तो डाला जा सकता है, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तब तो बोलेगा लाओ दे दो मेरा हिस्सा है, जब लॉस होगा बोले मेरा हिस्सा नहीं है, तुम लोग बांट लो आपस में। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखा हुआ है सेक्शन 30 के अंदर। इवन पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखा हुआ है वैसे तो माइनर पार्टनर बन नहीं सकता है, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके हक में, पक्ष में, जब उसको बेनिफिट होगा तभी। ठीक है, माइनर इन पार्टिसिपेट ने बोल दिया। हाँ ये बढ़िया है सर। लायबिलिटी फॉर नेसेसरी सेक्शन नंबर 68 कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। ये क्या है? जनरली माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। ठीक है, माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। यू कैन नॉट फोर्स देम टू पे, यू कैनॉट फोर्स देम टू पे आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट और डिक्लेयर देम इंसॉल्वेंट। तुम उनकी जेब से पैसा नहीं भरवा सकते, तुम उनके सेब से पैसा नहीं भरवा सकते। माइनर है तेरे जेब में तो 5,000 रुपये पड़े, ला दे दे मेरे। नहीं दूंगा, तो मेरी मर्जी ना, नहीं देने का। माइनर को आप पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते। तो माइनर की एस्टेट लायबल होगी। एस्टेट मतलब जमीन जायदाद। अगर माइनर के नाम पे कोई जमीन जायदाद है तो क्या वो लायबल है माइनर? द आंसर इज यस, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत डिटेल में सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बंदा माइनर है, मान लो ये बंदा माइनर है, मुझे पता चला इसके नाम पे 5 करोड़ के एसेट्स है, मैंने लेके इसके ऊपर 50 लाख का खर्चा कर दिया, ये वो फलाना ढमकाना सब लग्जरी आइटम दिला दिए इसको, 50 लाख का खर्चा कर दिया। मैंने क्या किया, इसको 50 लाख का खर्चा करूंगा, 5 करोड़ की संपत्ति ले लूंगा इससे। तो कोर्ट ने बोले नहीं, तुमने जो खर्चा किया वो नेसेसरी था माइनर के लिए? मैंने कहा नहीं था। जब नेसेसरी नहीं तो इसके एस्टेट लायबल नहीं है। मतलब मैंने कहा मेरा पैसा बचा, बोले तुम भुगतो अब। दूसरा एग्जांपल, मुकेश अंबानी जी का पोता तुमको रास्ते में मिल गया, तुमको पता है ये तो मुकेश अंबानी का पोता है, तुमने ले धड़ाधड़ मस्त उसके लिए 5 स्टार होटल से खाना मंगाया, ये उसको घुमाया फिराया, मज़े कराए और 25-30 लाख रुपए उड़ा दिए उसके ऊपर। फिर तुमने मुकेश जी को फ़ोन करा, सर जी वो आपका पोता मेरे पास था, 50 लाख ढीले करना थोड़े से। किडनैप नहीं है ये, किडनैप नहीं, ध्यान से समझना, किडनैपिंग नहीं किया तुमने कोई, सिर्फ उसका ध्यान व्यान रखा, ऐसे ही भी मेरे थोड़ा खर्चा लग गया, मेरे को दे दो वापस। चलो मैं तो 50 लाख छोड़ो, तुमने 25 लाख का खर्चा किया, उतना ही मांग लो मुकेश जी के। बोले अलाओ 25 लाख दे दो मेरे को, मैंने खर्चा किया इसके ऊपर। मुकेश जी बोलेंगे बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 68 में लिखा हुआ है, अगर माइनर को नेसेसरी अगर आपने सप्लाई किया होगा तो मैं जवाबदार हूँ। मतलब इसके एस्टेट, वो भी वो नहीं, उसके एस्टेट जमीन जायदाद उसके नाम पर अगर है तो वो जवाबदार है। बट आपने इसको नेसेसरी करवाया कुछ। नेसेसरी क्या होता है? रोटी, कपड़ा, एजुकेशन, हेल्थ, वो नेसेसरी होता है। तुमने ना तो इसको रोटी खिलाई, ना तुमने इसको कपड़ा दिलवाया, तुमने 50 लाख की घड़ी दिलवा दी, उससे मैं क्या करूँ? नेसेसरी थोड़ी था, तो लग्जरी आइटम था, भुगत तू, मैं क्या करूँ? इज नॉट लायबल, हिज एस्टेट इज नॉट लायबल, हिज एस्टेट इज लायबल बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द नेसेसरी सप्लाइड टू हिम। उसकी एस्टेट लायबल होगी लेकिन ओनली जो नेसेसरी उसको सप्लाई किया गया है। नेसेसरी क्या होता है? देखो नेसेसरी एनीथिंग जो जीवन के लिए जरूरी है उसे नेसेसरी कहा जाता है। ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं है, बट जो भी जरूरी है वो नेसेसरी है। समझ रहे हो? पॉइंट को समझना, पॉइंट को समझना। तुमने माइनर को दिलाया एक सोने का हार, डायमंड का नेकलेस, जरूरी था वो 17 साल के बच्ची के लिए, बच्चा जो भी है, जरूरी था उसको? तो नेसेसरी तो था नहीं। जब नेसेसरी नहीं था तो उसका पैसा नहीं मिलता है। नेसेसरी होता तो मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। श्रुति, अ माइनर bought a laptop for 70,000 for her classes on credit, उधार पे लिया। However, her assets were only worth 20,000. However, her assets were worth only 20,000. किसके लिए लिया उसने? पढ़ाई के लिए लिया था। अब उसकी एसेट्स कितने की थी? मात्र 20,000 की। तो 20,000 रिकवर हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा। एजुकेशन कम्स इन द नेसेसरी। उसके एस्टेट 70,000 का लैपटॉप लिया, उसके एस्टेट्स थी सिर्फ 20,000 रुपए की एसेट्स, तो 20,000 रिकवर हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा, बाकी डूब गया। क्योंकि माइनर को ना तो तुम इंसॉल्वेंट ठहरा सकते हो, माइनर को ना तो तुम पर्सनली लायबल ठहरा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। माइनर बड़ा पावरफुल आदमी है, बहुत खतरनाक, करने का नहीं कॉन्टैक्ट माइनर के साथ।
अब सुनना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, दो माइनर्स का एग्रीमेंट वॉइड होता है, हिज गार्डियन कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ। हाउएवर माइनर के साथ, मैंने अभी जस्ट बोला आपको, माइनर के साथ तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही है, एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट, माइनर के साथ तुम्हारा एग्रीमेंट तो वॉइड ही है, लेकिन उसके माँ बाप गार्डियन के साथ अगर तुमने माइनर के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो वो तो वैलिड होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, वापस बोलना जरा जोर से, क्या बोला? अब गार्डियन सिर्फ और सिर्फ माँ बाप नहीं होते, कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है उसका, ब्रदर भी हो सकता है उसका, कोई भी हो सकता है, गार्डियन कैन बी एनीवन। ठीक है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर आर नॉट वैलिड। जनरली गार्डियन ने जो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर के बिहाफ पे वैलिड होते हैं, बट सारे ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते। कौन से नहीं होते वो ये बता रहा है। फॉर इंस्टेंस द गार्डियन ऑफ ए माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बड़े होशियार हो तुम, गार्डियन बड़ा होशियार है, क्या कर रहा है समझ आ रहा है तुमको? जमीन खरीद रहा है उसके नाम से, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके नाम से? माइनर के, ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर साइन खुद करेगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी माइनर के नाम से खरीदी जा सकती है? नहीं खरीदी जा सकती, तो गार्डियन को ही खरीदनी अपने नाम पे पड़ेगी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी 18 साल के नीचे वालों के नाम पे, सर मैंने तो माइनर के बिहाफ पे खरीद लिया, नहीं चलेगा वो, तुम लायबल हो जाओगे, वैलिड नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, गार्डियन विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट, यू विल हैव टू पे द मनी। बट कहानी में ट्विस्ट, अगर वह कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है किसी सर्टिफाइड गार्डियन के द्वारा, सर्टिफाइड मतलब कोर्ट ने जिसको अपॉइंट किया है कि भाई माइनर की प्रॉपर्टी बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, तो फिर वो वैलिड होगा। मतलब कोर्ट ने किसी एक बंदे को ऑन बिहाफ ऑफ माइनर हायर करके रखा है एज ए गार्डियन। अब माइनर तो एक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके असेट वसेट बेचने के लिए वो गार्डियन कर सकता है। असेट बेच रहा है, बल्कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है, बेच सकता है क्योंकि कोर्ट ने उसको सर्टिफाई करा है। ऐसे माइनर के बिहाफ पे ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हो ना प्रॉपर्टी बेच सकते हो, लेकिन कोर्ट ने बोला है भैया ये बंदा है, इसको गार्डियन है, ये सर्टिफाइड है मेरी तरफ से, ये बेच सकता है, तो ठीक है बेच दे, फिर मैं क्या करूँ, फिर बेच दे। माइनर से आप कोई भी अबे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं। वैभव सूर्यवंशी को आपने अपने टीम में रखा है, खरीदा वैभव सूर्यवंशी को, 1 करोड़ रुपए भी दे दिए मान लो, अब अगले मैच में बोलते हैं मेरे को नहीं खेलना, मेरी मर्जी, नहीं खेलूंगा, जा। तुमने बोला खेलना पड़ेगा, तेरी जरूरत है, मेरे को फाइनल में जरूरत है, ये वो चिल्लाना चिल्लानी शुरू करा, नहीं खेलूंगा। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उससे आप परफॉर्मेंस स्पेसिफिक जो उसके लिए था बाध्य, वो नहीं करवा सकते, आप बांध नहीं सकते उसको। आपने विराट कोहली को हायर किया होता, उसको बांध सकते थे, भाई खेलना पड़ेगा तेरे को, तू एकदम सही है, खेलना पड़ेगा, पैसा दिया है मैंने तेरे को। माइनर को बांध नहीं सकते, माइनर को आप अपने परफॉर्मेंस के लिए बांध, ये करना ही पड़ेगा, नहीं कर सकता, उसकी मर्जी, नहीं करना मेरे को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही, वैसे ही वॉइड है। इंसॉल्वेंसी, काहे की इंसॉल्वेंसी, वो सॉल्वेंट ही नहीं, इंसॉल्वेंट काहे का है? माइनर सॉल्वेंट ही नहीं, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। बोले माइनर दिवालिया कभी नहीं हो सकता, अबे दिवालिया तो तब होगा जब उसके पास खुद का कुछ होगा, उसके पास तो खुद का ही कुछ नहीं, दिवालिया क्या होगा वो? तो इंसॉल्वेंसी की तो बात ही खत्म हो गई। पार्टनरशिप का मैंने बता ही दिया, पार्टनरशिप में एंटर वैसे तो हो नहीं सकता है, बट हो सकता है सारे के सारे पार्टनर बोले तो, लेकिन वो भी किस में? सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स में, प्रॉफिट्स में। माइनर एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, अबे क्या फालतू चीज़ है, एजेंट में वैसे ही प्रिंसिपल जवाबदार होता है, एजेंट और प्रिंसिपल में वैसे ही प्रिंसिपल जवाबदार होता है, दलाल जवाबदार कभी नहीं होता है। तो फिर माइनर जवाबदार तो वैसे ही नहीं है, तो एजेंट तो बन नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली मालिक जवाबदार है उसका। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर अडल्ट, ये माइनर है, ये अडल्ट है, 25 लाख का दोनों ने मेरे से लोन लिया, मैं बैंक हूँ, ये माइनर है, ये अडल्ट है, 25 लाख का दोनों ने मेरे से लोन लिया, ये तो माइनर है, बड़ा 1.5 साना है, इसको बोलते ला तू जा भाग, 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को, जा उखाड़ना उखाड़ ले। अब ये मेरे पास आया, बोले सर देखो ऐसा है, वो आदमी तो मना कर रहा है, मैंने कहा वो आदमी से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तुम दोनों ने एक ही डॉक्यूमेंट पे साइन किया, तू मेजर है, तू पूरा 50 लाख भर। बोले मैं कहाँ से लाऊं, मैंने तो लिया भी नहीं, 25 लाख तो उसने लिया था। मैंने कहा मैं क्या करूं, तू तो मेजर है, तो मैंने तेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो तो वैलिड है।
अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, इसका अलग कॉन्ट्रैक्ट इसका अलग कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये बच जाता, तो उन्होंने ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब मरो, तुम अकेले मरोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ, इसने 9 करोड़ रुपए माइनर ने लिए और 1 करोड़ बेचारे इसने लिए सिर्फ, बट ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट किया है। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट में कौन वैलिड होगा? अडल्ट, माइनर विल नॉट बी लायबल। मतलब 9 करोड़ वाला छूट गया, इसको पूरा 10 करोड़ मेरे को चुकाना पड़ेगा। गारंटर, अबे गारंटर क्या है? गारंटर माइनर किसी को गारंटी दे सकता है? मेरे को बात बताओ, माइनर किसी को गारंटी दे सकता है? चलो माइनर की गारंटी तुमने दी है, तो गारंटर तुम हो तो तुम ही लायबल होंगे, माइनर क्यों लायबल होगा? मैंने इसकी गारंटी दी है, ये अरे ये कुछ भी करे इसका मैं भुगतूंगा, तो मैंने गारंटी दी तो मैं ही भुगतूंगा ना, माइनर तो वैसे ही लायबल नहीं है। माइनर शेल्डर बन सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता है। क्या माइनर शेल्डर बन सकता है? आंसर इज नो, माइनर कैन नॉट बिकम ए शेल्डर, जनरल स्टेटमेंट। बट तुम्हारे माँ बाप के पास शेयर थे रिलायंस कंपनी के, उन्होंने तुम्हारे नाम पे कर दिया तो तुम भी बन गए शेल्डर एक तरह से। तो ट्रांसमिशन हो सकता है, खरीद नहीं सकते। ट्रांसमिशन मतलब कोई तुम्हारे नाम पे करके चला गया, दैट इज ट्रांसमिशन, वो तो हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? खरीद नहीं सकते तुम। लायबल फॉर टॉट्स, टॉट का मतलब सिविल रॉन्ग, तुमने कोई भी प्रकार का सिविल रॉन्ग किया है तो तुम जिम्मेदार हो। तुमने कोई भी प्रकार का सिविल रॉन्ग किया है तो तुम जवाबदार हो। तुमने कोई भी प्रकार क्रिमिनल रॉन्ग किया है तो तुम जवाबदार हो, लेकिन वह सजा नहीं मिलेगी जो एक अडल्ट को मिलती है। तुमने किसी का मर्डर कर दिया, कॉप, तो क्या सजा नहीं मिलेगी? सजा मिलेगी, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस होम में, बाल सुधार केंद्र, वहां पे तुमको भेजा जाएगा 2 साल के लिए। अरे बच्चा है, चलो माफ कर दिया इसको, सीख जाएगा उधर। जेल में तुमको डाल नहीं सकते। कितना बढ़िया है चलो, माइनर में सब मजे ही मजे। वो कहते हैं ना बचपन में तो सब मजे ही मजे होते हैं, लिटरली कानून भी बोलता है बचपन में सब मजे ही मजे। ठोक क्या जाओ 10-15 जनों को, बोले मैं क्या करूँ, वो बचपन में ठोक दिया, अभी बचपन में ठोक दिया, अभी तो जेल तो तुमको होने से रही। तुमको डाला जाएगा कहाँ पे? बाल सुधार केंद्र, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारे बाल सुधारेंगे मस्त, ठीक है। सो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो कल पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 12 के अंदर है। ये हो गया यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, फिर माइनर के प्रोविजन सब समझ आए होंगे। कोई भी प्रकार से डाउट हो, अगर कोई भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा हो तो लेक्चर को एक बार पूरा रिवाइंड करें। मैं यकीन के साथ कहूँगा आपको पूरा लेक्चर समझ में आ ही जाएगा। अब आता है सेकेंड नंबर पॉइंट, अगर आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ज्वाइन करनी है तो आप डेफिनेटली हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप कॉल कीजिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे आपको ऑनलाइन लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और इसी के साथ मैं आदित्य जवर टाटा बाय बाय बोलता हूँ आप सभी को। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और एजे क्लासेस को फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय।